सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ जीके पीवाई की सीरीज नहीं, फिजिक्स का हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें कि हम फोर्स ही नहीं सिर्फ बल्कि लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। बिकॉज दोनों ही को रिलेटेड हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, कुछ ना कुछ इनकी रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को आज हम डिकोड करेंगे। क्या है ये रिलेशनशिप? चलो, तो आज जो है हम लोग लेक्चर 2 में, और देखिए इतने कोई बड़े लेक्चर्स नहीं, कल का भी मतलब ठीक थी, लेकिन सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। कल का अगर आपको समझ में आया होगा, जो कि आई होप आया होगा, इंटरेस्ट डेवलप किया होगा आपने, तो आज वाला भी आपको समझ में आएगा। आज वाला समझ में आएगा तो कल वाला समझ में आएगा, यानी कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और भाई सर्दी के क्या हाल चाल है आप लोगों के यहाँ है? ओके, स्टार्ट किया जाए फिर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अगर आपकी परमिशन है तो। क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे एक, व्हाट कॉजेज मोशन? कल क्या पढ़े थे? मोशन ही तो पढ़े थे। एंड मोशन इज व्हाट? मोशन इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सॉरी, मोशन इज अ स्टेट होती है। स्टेट क्या होता है? स्टेट वही जो आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइंड है, जो आर्टिकल नंबर 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, वही ना। तो पॉलिटी वाला स्टेट अभी आपको भूल जाना, बिकॉज पॉलिटी हमारी हो चुकी है खत्म। यहाँ हम फिजिक्स वाले स्टेट की बात करेंगे। फिजिक्स में 2 ही स्टेट होती हैं, पॉलिटी में सब कुछ स्टेट होता है, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ 2 स्टेट होती हैं, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कोई चीज़ या तो रुकी होगी या फिर वो चल रही होगी। आप या तो रुके होंगे या तो चल रहे होंगे। अब ये मत बोलना सर ऊपर वाला हिस्सा हमारा शरीर का रुका हुआ और नीचे हम पैर चला रहे हैं, तो तुम्हारे में तुमको 2 कंसीडर करेंगे। तुम्हारा अपर बॉडी पोर्शन वो रेस्ट में है और जो नीचे वाला है वो मोशन में है, यानी वो गति में है। और मोशन कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है और मोशन क्यों होता है। ये तो आपने पूछा ही नहीं मैंने आपसे, मोशन क्यों होता है? मोशन क्यों होता है कल आपने क्वेश्चन पूछा नहीं? पूछा, इसीलिए तो बस आज का लेक्चर है। तुम्हारी नादानगी की वजह से ही आज लेक्चर हो रहा है। अगर तुम कल पूछ लिए होते कि मोशन क्यों होता है तो हम तुमको बता देते कि इन दोनों की वजह से होता है। इन दोनों की वजह से नहीं, ये फोर्स की वजह से होता है मोशन, ठीक है। मोशन इज कॉज ड्यू टू फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बल। तुमने कल ये क्वेश्चन पूछा नहीं तो पढ़ो, बल लगाओ थोड़ा सा, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। फोर्स जैसे मेरा ये हाथ है, तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हारा जो ऊपर बॉडी आराम से तुम्हारा थोबड़ा है उसको स्टेट ऑफ जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, ठीक। कोई चीज चल रही है उसको रेस्ट में ला सकता है। जब मैं रेस्ट में बोल रहा हूं तो इसका मतलब उसको रोक सकता है। उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है वेग, ठीक। तो उसके वेलोसिटी को रोक सकता है। When I say velocity, that means उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, बिकॉज वेलोसिटी तो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पे डिपेंड, जो स्पीड जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ मान लो बॉल चल के आ रही है, ठीक है, बॉल चल के आ रही है, आप उसको पैर से रोक लेते हो, आपने फोर्स लगाया कुछ, तब वो रुकी है। कोई चीज़ को स्पीड अप करना है, स्पीड करना है, ठीक है, तो फोर्स लगता है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी को स्पीड अप करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो आपका इंजन फोर्स लगा रहा है। स्पीड डाउन करनी है, आप ब्रेक्स लगाते हो, वो जो ब्रेक्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर स्पीड अप करना है, स्पीड डाउन करना है, मोशन से रेस्ट में लाना, रेस्ट से मोशन में ले जाना है, तो सारी चीज़ों में फोर्स लगता है। डायरेक्शन चेंज, क्योंकि फोर्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के क्या क्या काम है। फोर्स रेस्ट से जो चीज़ रुकी है उसको मोशन में ला सकता है, मोशन वाली को रेस्ट में ला सकता है, चीज़ों की स्पीड बढ़ा सकता है, चीज़ों की स्पीड कम कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक तरह से बॉल आ रही है, ठीक है, आपके पास, और आपने हल्का उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, बॉल यहाँ पे जाने लगी, तो आपने क्या किया? आपने फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से बेचारी का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक। एंड द लास्ट थिंग इज चेंज दिस शेप और साइज, ठीक है। जैसे कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा, है ना, जो हमारे मनोज वाजपेयी जी हैं, गाल दबा देते हैं। क्या कर देते हैं? गाल दबा देते हैं, तो गाल का शेप और साइज चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जैसे बॉल है, तो बॉल को जैसे आप दबाएंगे तो उसका क्या होगा? शेप और साइज चेंज होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ, दैट इज कि अगर मैं सिर्फ, चलो ये तो अभी इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, इसको जब मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस पे फिर से आएंगे हम लोग, ठीक है, फिर से आएंगे इस पे। बट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये कोई डब्बा रखा हुआ है, तो इस पे यहाँ पे मैंने यहाँ से कुछ फोर्स लगाया। अभी मैंने फोर्स के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, तो यूनिट वगैरह भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स मैंने क्या किया, इसमें कुछ क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया। वैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, अभी अगर याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में तो करनी पड़ेगी, मतलब न्यूटन। बाकी मैं इसको भी बताऊंगा क्या होता है न्यूटन और क्या सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ये मैं सिर्फ इसलिए भी बता दिया ताकि आपको मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा ज्ञान हो। अगर मैं बोलूँ 10 न्यूटन, मतलब फिर क्या लिखूँ यहाँ पे, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो रुकी हुई है चलना स्टार्ट कर देगी, इधर भागने लगेगी इधर को, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, मैं ऑपोजिट साइड से 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा दूँ, क्या होगा? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यानी कि जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया तो चीज़ रुक जाएगी। दूसरा केस लेता हूँ यहाँ पे मैं। दूसरा केस ये है कि यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है, तो चीज़ यहाँ पे चलने लगेगी। अगर मैं 20 न्यूटन का ही लगा दूँ तो चीज़ रुक जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 20 उस 20 को बैलेंस कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 30 न्यूटन का लगा दूँ तो चीज़ इधर को चलने लगेगी। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अगेन मैंने नेट फोर्स निकाला। नेट फोर्स कैसे निकलता है? बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स निकाल लिया तो 10 न्यूटन आ गया। किस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा, वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला फोर्स लगाया गया है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको ये दूसरा मतलब तीसरा इसमें अगर केस लूँ, यहाँ पे मैंने 30 न्यूटन लगा के 10 न्यूटन लगाऊं तो भी उसके स्पीड में चेंज आएगा। मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड डाउन होगी। फोर्स अगर मैंने लगाया तो इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा,
सिंपल है। लेकिन कितना फोर्स लगाया है वो डिपेंड करेगा कि क्या होगा। तो 10 न्यूटन का अगर मैंने लगाया है तो सिर्फ स्पीड ही कम होगी, डायरेक्शन वही सेम डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। ऐसा टाइप ऑफ फोर्स जहां पे नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स, और फोर्स को बोलते हैं बल हिंदी में, और बैलेंस्ड फोर्स को बोलेंगे संतुलित बल। बैलेंस्ड फोर्स को बोलेंगे संतुलित बल। और ऐसा फोर्स जहां पे जो नेट फोर्स है, ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो सिस्टम में लग रहे हैं। अब यहां पे तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको कि ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, हो सकता है 4-5 इधर से उधर से इधर से सबसे जगह से लग रहा है। अगर वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी जीरो हो रहा है नेट फोर्स, उस केस में उसको फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि संतुलित बल। लेकिन अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नेट में कुछ भी निकल के आ रहा है, कुछ भी मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड या फिर असंतुलित बल। अब इसको तुम ये मत सोच लेना कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है वो हमेशा चीज को रोक देता है। बैलेंस्ड फोर्स का नेट फोर्स का मतलब है कि चीज रुकी हुई है ना, नहीं ऐसा, बिल्कुल नहीं ऐसा। कोई चीज, रुको जरा मैं तुम्हें एग्जांपल ऐसे देता हूं, मान लो कि कोई चीज ऐसे चल रही है, ठीक है, कोई चीज चल रही है। बैलेंस फोर्स का मतलब पता है क्या होता है? बैलेंस फोर्स का मतलब सिर्फ इतना होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होता है इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो होता है, त्वरण जीरो होता है। कल पढ़ाए थे जो कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बताओ, अभी तुम नहीं समझोगे शायद, ठीक है। मैं बाइक से चला रहा हूं, ठीक है, ये मान लो मेरी बाइक है मैं नहीं तुम हो ये, ठीक है, तो ये तुम्हारी बाइक है, तो तुम बाइक चला रहे हो ठीक है तो तुम अगर बाइक चला रहे हो तो कई बार तुमने देखा होगा कि बाइक जो है कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहती है, यानी कि एक्सीलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब पता है क्या होता है? यानी कि नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में कोई अंतर नहीं आ रहा है। मान लो, ये मान क्या लो, ये हमेशा होता है कि जब बाइक साइकिल कुछ भी चलाते हो, खुद चलते हो, तो एक बल लगता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, पीछे की तरफ लगता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से पीछे की तरफ, नहीं तो आप चल ही ना पाओ। अगर फ्रिक्शन जीरो होगा ना तो आप चल ही नहीं पाओगे। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उस चीज़ों को पीछे की तरफ खींचता है। आपका इंजन थोड़ा सा फोर्स लगा के आगे की तरफ कर रहा है, ठीक है, आपने एक ही उसमें पॉइंट में मीटर, एक ही स्पीड पे आपने एक्सेलरेट कर रखा है उसको, ठीक है, उसी पे कर मतलब आपने जरा से स्पीड, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही है, वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही है, तो क्या हो क्या रहा है, इस साइड से जो आपका इंजन फोर्स लगा रहा है वो पूरी तरह से इसको बैलेंस किए दे रहा है। मतलब है कि एक्सेलरेट नहीं कर रही, चल रही है, वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तुरंत तब आता है जब चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो बैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन जीरो, अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो, बैलेंस में एक्सेलरेशन जीरो। जो आपका अनबैलेंस होता है उसमें नेट फोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा। इज दैट क्लियर? एंड क्योंकि भाई इसमें तो ये किसी तरह का फोर्स ही नहीं है, भले मैंने टाइप ऑफ फोर्स लिख दिया है, लेकिन बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स कोई फोर्स के टाइप नहीं होते हैं। तो लिखा क्यों? हेडिंग नहीं मिल रही थी ना, इसलिए लिखा, ठीक है। ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स जीरो है उसको क्या, कौन सा फोर्स हम बोल सकते हैं, तो एक्चुअल में रियल टर्म्स में फोर्स नहीं होते हैं, ठीक है कोई। लेकिन बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जरूर टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये जरूर आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को बोलते हैं संपर्क बल, कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं? संपर्क बल बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं? गैर संपर्क बल बोलते हैं, ठीक है, गैर संपर्क बल। मैंने तुम्हें झापड़ मारा, तो मेरे हाथ और तुम्हारे गाल के बीच में संपर्क हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, कई सारे ऐसे बल होते हैं जो बिना संपर्क ही लगते हैं, है कि नहीं, कि मतलब तड़पे जा रहे हैं अंदर से, क्यों, जबकि कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों ऐसा होता है? कि इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। क्यों होता है उस पर नहीं जाएंगे, बट इसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। किसी और आप उसमें मत जाइए, ठीक है, ख्यालों की दुनिया में, फिजिक्स में ही रहिए। फिजिक्स में कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब घर्षण बल। ये भाई साहब, ये मैडम जी जो है, मैडम जी चल रही हैं, फिर हम लोग जो बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें क्योंकि हमारा जूता रनिंग कर रहे हैं, तो रोड मतलब जो सड़क है उसके साथ, हमारे टायर्स सड़क के साथ कांटेक्ट में है, जब कांटेक्ट में होते हैं तो यहाँ पे इस तरह का पीछे की तरफ घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स उसको बोलते हैं। तो वो कांटेक्ट फोर्स हो, बिकॉज दो चीज़ों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तभी वो फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कांटेक्ट के ही लग जाए। स्प्रिंग फोर्स, अब स्प्रिंग फोर्स भी स्प्रिंग के लिए इसके साथ कांटेक्ट चाहिए। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर के लिए भी कांटेक्ट फोर्स चाहिए, जिम में जॉब करते हैं। अब आते हैं नॉन कांटेक्ट, यानी कि गैर संपर्क या फिर असंपर्क बल। मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेट है, बोलते हैं ना तुम चुंबक के जैसी हो अट्रैक्ट, तो चुंबक क्या, क्यों हम ऐसा बोलते हैं, मतलब सही बोलते हैं, क्योंकि जैसे चुंबक और जो, मतलब आप सही एनालॉजी ड्रॉ करते हैं, क्यों, क्योंकि जिस तरह जो चुंबक होता है और जो लोहा होता है, फिर चुंबक और चुंबक के बीच में गैर संपर्क बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, और वो बिना संपर्क में आए हुए लग रहा है, ठीक है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। भाई ये जो यहाँ पे सेव लगा हुआ था क्यों नीचे गिर गया? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको अट्रैक्ट किया, जो कि उसके कॉन्टैक्ट में बिना आए उसने अट्रैक्ट कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर आपने देखा होगी, जैसे मतलब ये तो होता है जब दो चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये मान लो गुब्बारा है, गुब्बारे को आप क्या करो, अपने हेयर्स में खूब जोर कर रब करो और यहाँ पे पीसेस ऑफ डाल दो, जो आपके पेपर के पीसेस डाल दो, वो चिपक जाएंगे। जैसे आपका बलून लो, उसको खूब जोर से, अपने ये पता है ना सभी को, ये तो किया ही होगा स्कूल डेज में एक्सपेरिमेंट, या फिर मतलब जो कॉम होती है, कंघी होती है, उसमें भी आपके वो चिपक जाते हैं दूर से। क्यों? क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट में यहाँ चिपक जाते हैं, ठीक है। वो तो बाद में चिपकते हैं, तो उसको कॉन्टैक्ट में मत डील करने लगते, चिपक तो जाते हैं वो नहीं, क्योंकि मतलब पहले इनिशियली कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन, बाद में तो सारी चीज़ें चिपकती हैं, लेकिन पहले नॉन, बिना कॉन्टैक्ट की होती हैं सारी चीज़ें, है कि नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या है? गति के नियम इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ तक सभी कुछ चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक सभी कुछ चीज़ें क्लियर? अच्छा, इटर बंद करते हैं, सेकंड को।
अभी वॉइस प्रॉपर होगी आई थिंक, है ना? अच्छा, बच्चों को बोलते थे जादू है। अच्छा अच्छा, चलो। तो एग्जाम्पल्स मैं दे ही रहा हूँ, बाकी आपके समझने के ऊपर, आप कुछ भी समझो, ठीक है। चलो लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन जी ने दिए थे, आइजैक न्यूटन। एक्चुअली में दो लोग हुए, एक तो गैलीलियो गैलीलाई, ठीक है, गैलीलियो जी हुए, और एक न्यूटन जी हुए। गैलीलियो को उतना ज़्यादा हमें मतलब तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है ये भी, लेकिन इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से हमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हमें फोकस करने की जरूरत है न्यूटन जी पे, जो न्यूटन जी ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे, उनको पढ़ना। सबसे पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़ता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि एग्जाम्पल ये है, पता है एग्जाम्पल इसका मैं ये है कुछ कि दुनिया में हर चीज़ की कोई जिद होती है, कोई अकड़ होती है, ठीक है, या आलस होता है। इसको आलस से रिलेट करना है। जैसे कि सर्दियों का समय है, सुबह उठने का मन करता है। कौन है यहाँ पे जो इसका सुबह उठने का मन करता है? अगर कोई है, क्लास से बाहर निकल जाए तो ऐसा तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो सबको, जैसे आप सो रहे हैं, ठीक है, रजाई डाल के एकदम कायदे से सो रहे हैं, सुबह उठने का मन करता है? नहीं करता है, ठीक, नहीं करता ना। क्यों? वो एक जिद है, वो एक आलस है। आलस है मतलब कि आप अपनी करंट स्टेट को, वो करंट स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है, स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकती है, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। करंट स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करना चाहते हैं। करंट स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि करंट स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करना चाहते हैं। कोई भी अगर आप उसको बोलेगा उठो, नहीं उठना चाहेंगे, आप उस चीज को रेजिस्ट करेंगे। इसको बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व हिंदी में, ठीक है, जड़त्व, इनर्शिया। 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया आराम करने का, इनर्शिया कुछ कर दिखाने का, इनर्शिया दिशा से मिलने का, मतलब डायरेक्शन से मिलने का एक तरह से। मतलब अगर आप रुके हुए हैं तो रुके ही आना चाहते हैं, ये बोलता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई चीज़ रुकी है, कोई ट्रक खड़ा है, ट्रक खड़ा, चला दो उसको जाके, नहीं चला पाओगे। क्यों? इनर्शिया बहुत जोर का है उसका। लेकिन साइकिल खड़ी है, उसको चला दोगे धक्का मार के। क्यों? इनर्शिया कम है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, आप क्या बोलोगे? क्योंकि भारी कम है साइकिल, ट्रक बहुत भारी है। यानी इनर्शिया जो है किसी भारी चीज पे डिपेंड करो। भारी को बोलते हैं फिजिक्स में मास, द्रव्यमान। साउथ की मूवीज वाला मास नहीं है ये, द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि मास ऑफ साइकिल वाज लेस देन द मास ऑफ द ट्रक। तो साइकिल का इनर्शिया कम होगा और ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जड़त्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी द्रव्यमान। बोल सकता हूं कि नहीं? कोई चीज अगर चल रही है, ट्रक चल रहा है और साइकिल चल रही है, किसको रोक लोगे बताओ? साइकिल को। ट्रक को रोकोगे तो फिर रुक ही जाओगे। डायरेक्शन, ये इनर्शिया डायरेक्शन क्या है? कोई अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चलना पसंद करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, बाहरी बल अप्लाई किया जाए तो ही। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं क्या? जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो उसकी अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ले और इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, दैट इज कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। कोई चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, रिमेन्स एट रेस्ट। और if in motion remains in motion remains in motion at a constant velocity unless an external force is applied on it and unless an external force is applied on it। यानी कि जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ट्रक जा रहा है तो उसको रोकना है तो कोई बाहरी बल लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि बाहरी बल के बिना तो रुक जाता है, ब्रेक लगा के। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाते ही उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक्स का फोर्स लगा, इसलिए वो रुका, ठीक है। फोर्स बहुत ज़्यादा था जो आप अपने हाथों से नहीं लगा सकते हैं। तो अगर रुकना है तो एक बहुत बड़ा फोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी जो करंट स्टेट है, ये ट्रक रुका हुआ है या चल रहा है, तो दोनों केस में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी। बस यही है क्या हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक। इसी पे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं। जैसे कि हम ये नोटिस करते हैं कि जैसे कि कोई बस में बैठे हुए हैं, फिर कार में बैठे हुए हैं, एकदम से अगर ब्रेक्स लगते हैं, एकदम से, चलो ये मतलब आपको थोड़ा सिंपल टर्म्स में और समझाता हूँ। ये मैंने आपको ये चीज़ तो सबको समझ में आ गई कि हर कोई अपना इनर्शिया को रेजिस्ट करना चाहता है। सब में आलस भरा हुआ है। तुमको लग रहा होगा हम तुमको पॉइंट आउट कर रहे हैं सिर्फ ना, हर चीज़ में दुनिया की आलस भरा हुआ है। जैसे कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, पेड़ में लगे हुए पत्तियां और फल, ठीक है। पेड़ में क्या लगे हुए? पत्तियां और फल। अब पेड़ को आपने हिलाया, ठीक है, पेड़ को। तो जब आपने इसको हिलाया पेड़ को, तो क्या हुआ? पूरा जो पेड़ है, पूरा पेड़ है वो मोशन में आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। लेकिन एक तरह से जो पत्तियां हैं और जो फल हैं वो अलग से अटैच्ड हैं उसमें, ठीक है, शाखा में, ठीक है। तो वो मोशन में नहीं आएंगे। वो बोलेंगे हम मोशन में नहीं आएंगे, हम रेजिस्ट करेंगे अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को। तुम पे फोर्स लगा, तुम हिलो, हम क्यों हिले, ठीक है। तो इसलिए जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो ये जो पत्तियां और जो फल हैं वो क्या करेंगे? गिर जाते हैं। पत्तियां झड़ती हैं कि नहीं जब आप पेड़ को हिलाते हो तो, ठीक है, और फल भी झड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरह से जो पत्तियां और फल हैं उन्होंने अपने स्टेट को, करंट स्टेट को रेजिस्ट किया, ठीक है। सिमिलरली आप जब गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, आप जब गाड़ी में बैठे हुए हो तो आपकी जो पूरी गाड़ी चल रही है, जो पूरी गाड़ी चल रही है तो आपके पैर भी चल रहे हैं, आपका ये भी चल रहा है, आपका सिर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन एकदम से जब ब्रेक लगेंगे, जब एकदम से ब्रेक लगेंगे तो क्या होगा?
आपका जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि पैर जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है व्हीकल के साथ, वो तो रुक जाएंगे, लेकिन ये चलता रहेगा, इसलिए आप आगे की तरफ लीन हो जाते हैं। एंड दी वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा, गाड़ी रुकी हुई है तो आप भी रुके हुए हैं, आपका पूरा बॉडी रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलेगी आपके पैर उसके साथ चल देंगे, लेकिन जो ऊपर का आपका बॉडी पोर्शन है वो वहीं पर रुका रहेगा, नहीं आप पीछे की तरफ लीन हो जाएंगे। जब गाड़ी साइड टर्न लेती है तो भी ये होता है कि आप इधर को लीन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पैर कांटेक्ट में थे, उसके पैर तो इधर मुड़ गए, लेकिन वो तो ऐसे ही जाना चाह रहा था ना, तो इसलिए आप इधर को लीन कर गए, आपका जो अपर बॉडी पोर्शन है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, या फिर जो जैसे कि वो मैट है, ठीक है, मैट में बहुत ज़्यादा धूल जम गई अगर मान लो, तो इसमें डंडे मारो धूल निकल आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो धूल के कण ऐसे लगे हुए हैं वो भी रुके हुए हैं, मैट भी रुकी हुई है, आपने उसको डंडे से मारा जोर से, किसको? मैट को, तो मैट उधर चल दी और जो ये धूल के कण थे वहीं के वहीं रुके हुए बेचारे गिर जाएंगे, उनको पता ही नहीं, तो सो रहे थे अभी तक, ठीक है। या फिर जैसे कि टम्बलर लो, यानी कि कोई ग्लास ले लो, इसमें कार्ड रखो, इसमें कॉइन रखो, सड़क से यानी कि बहुत जोर का फोर्स लगा के इसको निकालो, क्या होगा? कॉइन गिर जाएगा, कॉइन तो सो रहा था, वो गिर गया बेचारा। जैसे कि आपने लास्ट एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कभी जैसे ऑपरेशन है, फिर ब्लड वगैरह चढ़ा होगा तो स्ट्रिप लगती है ना, ठीक है, स्ट्रिप, तो स्ट्रिप जो है नर्स एकदम तुरंत खड़ाक से निकालती है, धीरे धीरे निकालेगी तो आपको आ की आवाजें निकलेंगी आपकी। क्यों? क्योंकि स्किन पील ऑफ होगी और जो बाल होते हैं वो आपके पील ऑफ होंगे, ठीक है, लेकिन एकदम से निकालने से क्या होता है कि वो जो सो रहे हैं वो सोते रहेंगे अपना और आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, यानी कोई भी चीज़ जो चल रही है वो चलती रहेगी, रुकी रहेगी जब तक इसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और हमने देखा कि किस तरह से जैसे हम पेड़ हिलाते हैं तो चीज़ें गिरती हैं, ठीक है, और भी बाकी एग्जांपल्स हमने देखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। अभी न्यूटन ने 3 दिए थे, पहला हो गया क्या? लॉज ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं अभी। इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से लाना चाहूँगा, आपको बोला था ना इस पर फिर से आएंगे। तो एक चीज़ मुझे बताइए, इन सारे केसेस में फोर्स अप्लाई हो रहा था, मैंने बोला था ये चीज़ें होंगी, अगर फोर्स अप्लाई होगा तो, ठीक, फोर्स अप्लाई होगा तो ये चीज़ें होंगी। लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। इन सारे केसेस में क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रही है? क्या वेग में अंतर हो रहा, चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। स्पीड डाउन हो रही है, कुछ पहले कुछ और वेलोसिटी थी अब कुछ और है। कितने टाइम में आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन तुमने जो रिटार्डेशन है वो कितनी जल्दी हुआ, मतलब कितनी जल्दी कितना देर से हुआ। स्पीड अप तुमने बहुत तेजी के साथ कर दिया, मतलब यानी कि बहुत कम टाइम में तुमने वेलोसिटी को चला दिया। यही तो देखे थे v माइनस यू अपॉन पी, यही तो होता था एक्सेलरेशन, यही तो होता था त्वरण, जिसकी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? और इसमें कैसे हो रहा है? इसमें कैसे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया और कल भी बताया था कि 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे, दैट इज मैग्नीट्यूड पे, एंड दूसरी चीज इज डायरेक्शन। तो सर मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, यानी कि फोर्स इज प्रोड्यूसिंग दी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। एक साइकिल है, ठीक, ये एक साइकिल है मान लो, ठीक है, और ये एक बाइक है, ठीक है, ये एक बाइक है, ये मान लो एक बाइक है, ये साइकिल है और ये बाइक है, ठीक है। मैं तुमसे बोलता हूं कि दोनों में धक्का दो, दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है, तुम स्टेट ऑफ रेस्ट से इसको स्टेट ऑफ मोशन में लाना चाहते हो, धक्का दो, किसमें ज्यादा लगेगा? पहले केस में दोनों को सेम वेलोसिटी पे चलाना है, दोनों को सेम वेलोसिटी देना है, इसको भी 3 मीटर पर सेकंड देना है और इसको भी 3 मीटर पर सेकंड देना है, दो जल्दी से, ठीक है। किसमें ज्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, पहले केस में कि दूसरे केस में? बताइए जरा कमेंट में, किस केस में ज्यादा लगाना पड़ेगा? ये जो पहला केस है, दूसरा केस है, तो आपका उत्तर होगा सर दूसरे केस में ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैं पूछूंगा क्यों? तो आप बोलोगे कि इसका मास ज्यादा है, तो इसलिए इसके वेलोसिटी देने के लिए इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि, और चलो मैं ढेर सारे आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। मैं आपसे बोलता हूं कि एक ट्रक है, ठीक है, ये एक कुछ सर्टेन वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये एक ट्रक है, और ये एक है, मान लेते हैं कि बाइक है, ये एक बाइक है, ठीक है, ये बाइक है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है। मैं बोलता हूं कि तुमको मैं 2 ऑप्शन देता हूं बेटा, ठीक है, तुमको मैं 2 ऑप्शन देता हूं, एक तो ये है और दूसरा ये। तुमको किसी एक के सामने आना है, किसके सामने आना पसंद करोगे? तुम बोलोगे सर ऐसी चॉइस, मैं तो आप पे फिदा हो गया। और मैंने बोला हाँ, तुमने फिर बोलोगे कि सर क्या कोई और ऑप्शन है, मतलब क्या मैं ना उसके सामने? मैंने बोला कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया है, इसलिए तुमको एक के सामने तो आना पड़ेगा, तुमको एक तो चूज करना ही है, क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया इसलिए। तो तुमने क्या बोलोगे? तुम बताओ क्या चूज करोगे, ए कि बी? बताओ कमेंट में। तो अगर थोड़े से समझदार होगे तो बी चूज करोगे, क्योंकि इसमें बचने के चांसेस हैं, इसमें तो कोई चांस ही नहीं बचने का। क्यों? वेलोसिटी तो सेम है ना, इनर्शिया ज्यादा है, मास ज्यादा है, मास कम है, ठीक। अच्छा मैं बोलता हूं, अब तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं कि एक रुको जरा, रुको वेलोसिटी से मैं, चलो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं, ठीक है। ये एक बुलेट है, ये भी एक बुलेट है कि नहीं? तो मैंने बोला कि ये जो बुलेट है इसको मैं मान लेता हूं कि 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकूंगा। मैं बुलेट को 3 मीटर पर सेकंड अपने हाथ से फेंकूंगा, अपने हाथ से। ये इसमें क्या है, इसमें पूरा पिस्टल लगा के एकदम फायर करूंगा इसमें, ठीक है, पिस्टल लगा एकदम फायर करूंगा, ठीक है। और मान लो कि ये मैंने किया, ये तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड से और ये 10 मीटर पर सेकंड से, ये मैंने हाथ से फेंक के मारा है, ये मैंने पिस्टल से। अगेन तुमने दोबारा रिवाइज नहीं किया ना, मैं चीजों को एक बार बस वो करता हूं कि तुमने ठीक है रिवीजन पहली बार नहीं किया, मान लिया, तुमने दोबारा नहीं किया, ये सजा, और तिबारा नहीं किया तो ये वाली सजा। अब बताओ किसके सामने आना पसंद करोगे, ए के सामने आना या फिर बी के सामने आना, ठीक है। और हम तुमको ऑप्शन इसलिए देते हैं ताकि तुम से तुम्हारी ये टेस्ट कर सकें कि तुम्हारी फिजिक्स कैसी है, ठीक है। अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक होगी तो तुम रहने के लायक ही नहीं एकदम, तो तुम क्या बोलोगे कि सर हम ए को पिकअप करेंगे। क्यों? मास तो सेम है ना, पिछले केस में तो ठीक है मास इसमें ज्यादा था ट्रक का, इसलिए तुमने उसको ना पिकअप करके बाइक वाला केस पिकअप कर लिया कि भाई इसका मास कम, ज्यादा हर्ट नहीं होगी। यहाँ पे तो मास सेम है, बिल्कुल सेम है, बुलेट दोनों सेम है,
क्या हो रहा है, इसमें वेलोसिटी कम, इसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, संवेग बोलते हैं इसको। वैसे तो मोमेंटम कई तरह का होता है, लीनियर मोमेंटम और ये बहुत तरह का होता है, लेकिन हमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है या फिर इन शॉर्ट मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, यानी कि संवेग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी क्वांटिफाई करती है मोशन को क्वांटिफाई करती है। ठीक है, यानी कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये एक तरह से फोर्स को क्वांटिफाई करता है ये। ठीक है, तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कुछ लोग क्वेश्चन आने लगेंगे क्योंकि एक पीटर करके थे, उन्होंने मोमेंटम की खोज करी थी, आप ऐसे बोल सकते हो, डिफाइन किया था, तो पीटर पी। ठीक, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बुलेट के केस में मास कम था, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, बुलेट के केस में मैं ये बोल सकता हूं। ठीक है, ट्रक के केस में ये बोल सकता हूं, है कि नहीं, ये बुलेट वाला केस है जहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और ये वाला केस है ट्रक वाला जहां पे वेलोसिटी कम है लेकिन मास ज्यादा है, दोनों चीजों का प्रोडक्ट ही है मोमेंटम। ठीक, क्लियर। फोर्स यानी कि क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कर रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन कितना है एक्सेलरेशन, कितना तेज है, कितना ज्यादा एक्सेलरेट किया, तो उसके लिए टाइम वाला फैक्टर आ गया था, अपॉन टाइम कर दिया था, यानी कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिमिलरली फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, खत्म, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कैसे, कोई चीज है, पहले उसका मास तो सेम रहेगा, कोई चीज है, ठीक है, मास m से मूव कर रही थी, मतलब वेलोसिटी v u से मूव कर रही थी, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, हमने फोर्स लगाया, चेंज हो गया, उसका वेलोसिटी v हो गया, यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं उसका वेलोसिटी u से v हो गया, तो उसका मोमेंटम mu से mv हो गया। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, संवेग में बदलाव क्या होगा, फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये क्या होगा, टाइम का फैक्टर ऐड कर दीजिए नीचे डिनोमिनेटर में, m को कॉमन ले लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी क्या है, ये क्या है, ये यही तो है एक्सेलरेशन, पहचानो। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पीछे बताया था, फोर्स होता है, यानी इसको फोर्स लिख सकता हूं मैं, हाँ, और ये मास, और ये क्या है a, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, खत्म। और बल की अब इकाई क्या हो जाएगी, मास की क्या होती है, द्रव्यमान की kg होती है, एक्सेलरेशन की क्या होती है, त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये हो गई फोर्स की यूनिट। अब क्योंकि फोर्स को एक तरह से न्यूटन जी ने खोजा था, इसलिए उनको थोड़ा सा हम रिस्पेक्ट देने के लिए फोर्स की जो एसआई यूनिट है उसको हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन हो गई। किसी को कोई डाउट यहां तक, सबको समझ में आ गई चीजें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, जो कि इनर्शिया से डायरेक्टली रिलेटेड था, यानी कि जड़त्व का नियम था वो पहला लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है कि मोमेंटम कितना उससे चेंज होगा। Ina mina dika, taita manika, maga naga naga, tika pika rika, ina mina dika dika, taita manika. जब मीशो